हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके डिजिटल क्लासेस। मैं हूं आपका डियर सर जितेंद्र सर और लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन जो कि आप लोगों को 15 फरवरी 2023 के बोर्ड एग्जाम से संबंधित एक क्वेश्चन है और वे साइंस का क्वेश्चन है जो कि आपको विज्ञान विज्ञान जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आ गया हूं। हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपको देखने को उस दिन भी मिल सकता है, तो आप लोग पूरा पूरा रट जाइए और पूरा पूरा याद कर लीजिए ताकि इस बार आपको गर्दा गर्दा उड़ा देना है आपके एग्जामिनेशन में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, आप लोगों का टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं आज के वीडियो। और आज के वीडियो अंत तक देखिएगा, आप लोगों को 100% पक्का पक्का अगर सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया तो समझ लीजिए कि आपको 40 का ऑब्जेक्टिव में 40 का 40 सही होने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन किस बेस पे आएगा, तो इसमें कुल प्रश्नों की संख्या आपको 1 से 10 होगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव 80 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें आपको 40 मात्र क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, उसी तरह से सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स वाले आपको 24 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से 12 क्वेश्चन का आंसर लिखना है और 5 नंबर वाले 6 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से मात्र 3 क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। आपको समय मिलेगा 2 घंटे 45 मिनट। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग आज के वीडियो, और अंत तक देखने के लिए क्या कीजिए, अगले क्वेश्चन के लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल जेके डिजिटल क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यानी कि अधिक है। तो देखिए सबसे अधिक अपवर्तनांक की बात किया जाए नहीं, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है और विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसमें आपको सीधा सीधी बात है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है, यानी कि सबसे प्रकाश ज़्यादा कौन सा मोड़ेगा, तो आपको आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि डायमंड, यानी कि हिंदी में उसको हीरा कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पर ए रहा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो देखिए अवतल दर्पण की हम बात करें तो अवतल दर्पण आपको ऐसा बनता है ना, आप लोग बनाकर भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ इसका फोकस दूरी जो होता है, सीधे सीधी बात है कि फोकस इसके सामने होता है, तो हम लोग इसका फोकस दूरी क्या होता है, इधर माइनस में होता है, इसलिए ऋणात्मक होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर इज नेगेटिव, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस कोई सी भी हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने अगर कन्वेक्स लेंस की बात किया यानी कि उत्तल लेंस, और यहाँ पे आपको अगर कनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस, तो इसमें फोकस की संख्या आपको 2 होती है, दोनों साइड में फोकस होते हैं, इसलिए आंसर बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। आप लोग शुरू से ही रटते आ रहे होंगे, दाढ़ी बनाने शेविंग मिरर में किसका उपयोग होता है। तो इसको देखिए कितना आसान क्वेश्चन ये पूछ दिया है, और आपको पता होगा कि दाढ़ी बनाने में आपको हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन बी नंबर जो होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है, देखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन आपका क्या बोला है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध क्या होता है। तो r बराबर 2f होता है या f बराबर r/2 होता है। तो देख लीजिए किस में दिया हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा f बराबर r/2 सी ऑप्शन में, तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 आ रहा है हम लोग का, वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि आपको यहाँ पे निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी का मतलब होता है कि एक बिंदु पर जाकर मीट करना, मिलना। ओके, तो ये काम कर किस में होता है, तो उत्तल लेंस में होता है, इसलिए आपको आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उत्तल लेंस या कन्वेक्स लेंस। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन ये रहा, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे न्यूनतम यानी कि सबसे कम होता है। तो सबसे तरंग दैर्घ्य कम की बात करें तो न्यूनतम यानी कम, सबसे कम, तो सबसे कम आपको बैगनी का होता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि हम लोगों का 8 क्वेश्चन ये रहा।
ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन आपका, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो तारों का टिमटिमाना क्या होता है? तारे से प्रकाश आते हैं तो कभी प्रकाश कण के चलते कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, इधर जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? आपको पता चल गया होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दे रहा 9 नंबर, निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो देखिए, सबसे प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होगी? यहाँ ऑप्शन है वायु में, कांच में और निर्वात में। तो सबसे खाली जगह कौन है? निर्वात है। इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल देखिएगा, ऑप्शन आपको हो जाएगा बिल्कुल बिना सोचे समझे निर्वात हो जाएगा। जहाँ खाली हो वहाँ सबसे तेज चलेगा, यानी कि निर्वात। आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोग तो बिना बताए भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, शुरू से ही रटते आ रहे होंगे। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अगर यहाँ पे अपवर्तन की जगह परावर्तन भी देता तो उसके लिए भी 2 ही नियम होते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन दोनों के लिए कितना नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जल विद्युत संयंत्र जो है किस ऊर्जा को आपको विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो यहाँ पे आपको सीधी बात है कि जल में के पास छिपा होता है कौन सा ऊर्जा? तो आपको यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, जो कि स्थितिज ऊर्जा जल में रहता है और वह आपको चेंज करता है, किसको? विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके आ गया, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। जलता हुआ मोमबत्ती क्या बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा बदलता है, क्योंकि मोमबत्ती में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा उसमें रहता है, यानी कि केमिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी में चेंज करता है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आगे आपके स्क्रीन पर, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। तो जैसे ही विद्युत सेल से धारा बहने लगता है तो सिरों के बीच का विभवांतर का मान क्या होता है? कम हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है। देखिए, प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो आप उसको श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, अगर प्रतिरोध का मान घटाना है तो समानांतर क्रम में जोड़ दीजिए। इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे मान बढ़ाने के लिए पूछा है, इसलिए हमारा श्रेणी क्रम हो जाएगा, और घटाने के लिए पूछता तो आपको ऑप्शन ए हो जाता, समानांतर क्रम। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है 15 नंबर, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस छड़ का उपयोग किया जाता है? तो एकदम आपको नरम लोहा यानी कि सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी नंबर, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा, नरम लोहा लिखा है। बाकी जो है इस्पात का यूज जानते हैं कहाँ होता है? तो इस्पात का यूज जो है आपको अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। ओके, अब चलिए हम लोग देखते हैं किसको। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका, जो कि आपके स्क्रीन पर ए रहा। आ गया है अगला क्वेश्चन आपके, उच्चतर ताप में कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो उच्चतर ताप पे आपको बिल्कुल आपको नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पूरी की जाती है। इसलिए आपको इसमें ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा। क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की वाली युक्ति है। तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? तो आपको सौर सेल होता है, जो आप लोगों के घर पे देखे होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोलर पैनल बोलते हैं, यानी उसमें सौर सेल लगा हुआ रहता है। तो उससे आपको सौर ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? नहीं, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या होना चाहिए? देखिए, पवन क्षेत्र में जब आप पवन से विद्युत धारा जनित्र में आपको पवन से विद्युत धारा उत्पन्न करना होता है, तो उसमें कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए चाल। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ 15 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे आपको बुलाने के लिए 12 से 14 दे रखा है, लेकिन ये भी नहीं होगा, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम लोगों का
सीधे ऑप्शन डी में टिक लगाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है, जो कि 15 किलोमीटर यहाँ से दे रखा है होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। और पौनों का देश किसे कहते हैं? तो डेनमार्क को कहते हैं, याद रखिएगा, पौन का देश डेनमार्क को कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, सेल का विद्युत वाहक बल होता है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? तो आपको सीधी बात है, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य जो होता है, ठीक है, ये आपको सेल का विद्युत वाहक बल के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 20 नंबर है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया होगा नहीं? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? तो हम लोग घर पे किस धारा का यूज करते हैं? तो एसी का यूज करते हैं, ये तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ देखिए, यहाँ है ए और यहाँ सी है, तो एसी इसमें दिया है, यानी कि प्रतिवर्ती धारा। इंग्लिश से भी ले सकते हैं हेल्प थोड़ा सा, और प्रतिवर्ती धारा, अगर प्रत्यावर्ती धारा एसी का जानते हैं हिंदी तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़िए, बल विक्षेपण असंभव है। तो बल विक्षेपण कहाँ असंभव है? यानी कि असंभव का मतलब हो ही नहीं सकता है। तो कांच में तो होता है, निर्वात में और जल में, यहाँ फाइबर में दिया, तो फाइबर में होता है, जल में होता है, निर्वात यानी कि जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ आपको कुछ नहीं है वहाँ तो सीधा बात है कि कुछ होगा ही नहीं होगा, कोई उसको मोड़ने वाला नहीं है, नहीं उसको रोकने वाला है, तो वो तो आगे बढ़ेगा, इसलिए यहाँ ऑप्शन बी नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। बल विक्षेपण आपको निर्वात में हो ही नहीं सकता, असंभव है। आगे बढ़ जाइए, तो आगे हम लोगों का मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 22। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। तो वायु में रखा हुआ कांच का प्रिज्म जो है आपको यहाँ पे दे रखा है कि आपतित किरण को मोड़ देता है। तो आपतित किरण को कहाँ मोड़ेगा, ये हम लोग देख लेते हैं। सीधा सी बात है कि हम लोगों को आधार की ओर मोड़ेगा, क्योंकि आपको जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई चीज़ प्रवेश करता है, ठीक है, तो क्या होता है, विरल से सघन माध्यम में जाता है तो अविलंब की ओर मुड़ जाता है, इसलिए आंसर हमारा आधार की ओर होगा, टुवार्ड्स द बेस। ओके, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जो कि 23 नंबर है। यहाँ दे रखा है क्वेश्चन आपका, 2Zn + O2 गोज टू 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जुट रहा है कि नहीं? तो ऑक्सीजन या तो जुटेगा या हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। हाइड्रोजन बाहर निकला या ऑक्सीजन आकर जुट गया, तो इसको बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन बोलते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग, इसलिए उसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी। और यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जो कि आपको दिख रहा होगा, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इस तरह से नाम याद रखिएगा तो भी आपका काम चल जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। तो यहाँ पे देखिएगा, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु पूछा है, तो धातु का मतलब पारा, जिसको Ag से सूचित किया जाता है। ओके, सिल्वर, सॉरी Hg से सूचित किया जाता है। Hg का मतलब होता है प्लम्बम, यानी कि आपको पारा होता है। ओके, और यहाँ पे आपको पारा का इंग्लिश मरकरी होता है, इसलिए मरकरी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे द्रव अवस्था में आपको बता दें कि धातु जब पारा है, तो अगर आपको अधातु अगर कोई पूछ दे तो अधातु क्या बताइएगा? अधातु ब्रोमीन होता है। ओके, तो याद रखिएगा, अधातु ब्रोमीन होता है, जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है, और साथ ही साथ ये आपको ब्रोमीन अधातु है, जबकि मरकरी या पारा जो है क्या है? धातु है। आगे बढ़ जाइए, तो आगे बढ़ते हैं, तो हम लोगों का यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ रहा है 26 नंबर, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है? तो शून्य समूह में उसी तत्व को रखा गया था जो अक्रिय था, और अक्रिय आजकल हम लोगों को किस ग्रुप में रखा गया है? तो अक्रिय का लास्ट ग्रुप 18वां ग्रुप है। तो 18वां ग्रुप का तत्व इसमें आपको दिख रहा होगा कि BH है, हीलियम, इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आ जाता है हम लोगों का 27, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर
मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कौन कैसा हो जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट में क्या मिला रहे हैं? जलीय विलयन, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज मिला रहे हैं, मेथिल ऑरेंज मिला रहे हैं, इसलिए इसका रंग क्या हो जाता है? तो पीला हो जाता है। कैसा होता है? पीला हो जाता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन ये रहा आपको, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? नहीं, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपको कौन सा गैस उत्तरदायित्व है? तो सबसे ज़्यादा आप तो जानते ही होंगे कि गर्मी किस कारण बढ़ रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बढ़ने के कारण बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपका 29 है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि गंधक की परमाणु संख्या कितनी है? तो गंधक का मतलब होता है सल्फर। ठीक है, यानी कि सल्फर, और आप लोग जानते हैं कि सल्फर कितना पे आता है? 16 नंबर पे आता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है डी में। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका है 30। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल में आयनित होता है, अविलेय होता है, क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है, अविलेय होता है, विलेय होता है, और इनमें से कोई नहीं। नहीं, तो यहाँ से सीधे सीधे हम लोगों का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो सीधे बात है कि आयनित होता है। जब आयन में टूटेगा कोई भी चीज़, उसी में आपको क्या होगा? विद्युत धारा बहेगा, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे अगला आयनित हो जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसलिए आयनित हो जाएगा तो विद्युत धारा बहेगा। ओके, यानी कि संचालन करेगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 31 नंबर। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो देखिए धातु के ऑक्साइड जो होते हैं आपको क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, और अधातु अगर दे रखता अधातु, तो अधातु का आपको हो जाता अम्लीय। ओके, तो देखिए यहाँ धातु दिया है तो धातु के साथ क्षारीय, यानी कि भास्मिक। ठीक है, और अधातु रहता तो अम्लीय होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन आपको देख लेते हैं हम लोग, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। सोने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो सोने में आपको कौन सी मिश्र धातु ज़्यादातर मिलाया जाता है? तो सोने में आप लोग देखे होंगे सोना किस रंग का होता है? तो पीला कलर का होता है, और सबसे ज़्यादा जो है पीला सब्सटेंस इसमें कौन सा है ऑप्शन में? तो आपको कॉपर है, यानी कि तांबा है, तो तांबे को मिलाया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, ताकि ये पहचान में नहीं आ सके, लेकिन फिर भी पहचानने वाले तो पहचान ही लेंगे क्या। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों को मतलब नहीं है पहचानने से, लेकिन आपको केवल याद रखना है कि तांबा मिलाया जाता है सोने में सबसे ज़्यादा। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपको आ रहा है किस नंबर पे? तो यहाँ देखिए, तो आ गया है अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर, जो कि यहाँ पे दे रखा है कि NaCl प्लस AgNO3 गोज टू HgCl प्लस NaNO3 निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो सीधे सीधे यहाँ देखिएगा, यह जो NaCl है नहीं, और Na जो है आपको इस NO3 के साथ चला गया, और Cl इसके साथ चला गया Ag के साथ, तो इसको बोलते हैं हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया। दो अपना आयन जो है क्या किया? आदान प्रदान कर लिया, इसी को क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन आपका है सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो सिलिकॉन आप लोग याद किए होंगे, सिलिकॉन कितना नंबर पे आता है आपको? तो सिलिकॉन 14 नंबर पर आता है तत्वों की श्रेणी में, इसलिए सिलिकॉन आपका कितना हो जाएगा आंसर? तो आपको सी नंबर हो जाएगा, एक उपधातु है। ठीक है, सिलिकॉन क्या है? तो एक आपको उपधातु है, इसलिए ऑप्शन सी आपको हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं, ठीक है, वे कहलाते हैं, तो वे आपको उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। ठीक है, सीधा सीधी बात है, जो भरे होते हैं वे उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको आ गया आपके स्क्रीन पर, खड़िया का रासायनिक सूत्र। तो खड़िया का मतलब होता है पता है आपको? खड़िया का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखिए। खड़िया दे, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, खड़िया रहे ओके, या आपको
संगमरमर रहे, संगमरमर, या आपको चूना पत्थर रहे, ठीक है, या आपको केवल पत्थर का पूछा जाए तो सबका सूत्र होता है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल साथ, डी के साथ जाइएगा, बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका दे रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 37 और निम्नलिखित में सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड बताना है। तो देखिए अम्लीय ऑक्साइड बताना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये है SO2, ये है COO, तो इसमें तो कैल्शियम आ गया, तो ये क्षारीय होगा, ये भी क्षारीय होगा, ये भी क्षारीय होगा, क्योंकि ये सोडियम है और मैग्नीशियम है और कैल्शियम है, तो ये तीनों जो है आपको क्षार है, इसलिए इनके ऑक्साइड जो होता है क्षारीय बनाते हैं। धातु है यानी कि धातुइक ऑक्साइड होता है, जबकि यहाँ पे आपको सल्फर जो है अम्ल है, इसलिए यह अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा, इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में कौन एक एल्काइन है। एल्काइन का मतलब होता है, आपको देखिएगा यहाँ पे मैं शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, इसको चिन्हिएगा। इसका जनरल फार्मूला आपको होता है CnH2n, और देखिए इसमें अगर हम +2 कर देते हैं, ठीक है, अगर +2 कर देते हैं तो ये हो जाएगा एल्केन। अगर इसमें हम -2 कर देते हैं, CnH2n, 2 हटा देते हैं तो ये हो जाएगा एल्कीन। अगर 2 माइनस कर देते हैं, CnH2n -2 कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा एल्काइन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 से तो चलेगा नहीं अल्काइन, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे क्या, इसको याद रखिएगा कि अल्केन अल्काइन और अल्केन अल्कीन और अल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एल्केन होगा तो +2, अल्कीन होगा तो वहाँ 2 हटा देना है, यानी कि CnH2n हो जाएगा, और अल्काइन होगा तो उसमें आपको -2 कर देना है। यानी कि शॉर्टकट में याद रखिएगा, 2 सटा के 2 हटा के और 2 सटा के 2 हटा के और 2 घटा के, ठीक है। जो 2 आपने CnH2n, सिंपल सी बात है कि CnH2n याद रख लीजिएगा, ओके, और CnH2n याद रखिएगा, इसमें आपको 2 सटा के यानी कि 2 जोड़ देना है, 2 हटा के इसको हटा देना है, और 2 घटा के यानी कि 2 घटा लीजिएगा तो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो किसका बढ़ जाएगा, तो C2 यानी कि 2 दूना 4 में से 2 घटा दीजिएगा, C2H2 आएगा, जो कि आपको सी ऑप्शन दे रहा है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से अल्काइन का। अगला क्वेश्चन आपका है CH3O C2H5 का IUPAC नाम है। तो इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले ये जो बड़ा ग्रुप है आपको एथिल का दिया हुआ है, तो सबसे बड़ा ग्रुप आपको एथिल का है, तो एथिल, इसका नाम है मीथेन, तो मेथिल, और इसमें ओ ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आपको ईथर से लिया गया है, ओके। तो इसमें हो जाएगा आपको एथॉक्सी मेथेन हो जाएगा, ओके। यानी कि इसमें आपको C2 है और कार्बन यहाँ 1 है, 3 है, तो प्रोपेनॉन आंसर में जा सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं बता देता हूँ सीधा सीधी आपको आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सीधे सीधी बात है कि इसका आंसर आपको मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा। क्या होगा, मेथॉक्सी एक्सेन, जो कि पहले देते हैं छोटा नाम, उसके बाद बड़ा मेथॉक्सी आ गया, और उसके बाद यहाँ पे बड़ा वाला एथेन लास्ट में कर देते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं, और यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो सीधे सीधी बात है कि एथेनॉल जो है, ओके, इसमें आपको एथेनॉल जो है आपको किस प्रकार से, एथेनॉल को पढ़े होंगे कि शराब का लोग जलाता भी है, यूज करता है जलावन के रूप में।
यानी कि जलावन या ईंधन या पेट्रोल के साथ जो है बड़े बड़े देशों में जहाँ ठंडा ज़्यादा पड़ता है, या अमेरिका, रूस, जापान, इस सब देशों में आपको एथेनॉल यानी कि शराब का उपयोग जो है आपको गाड़ियों में भी किया जाता है पेट्रोल के साथ मिक्स करके। तो उसमें आपको मैं बता दूं 80% पेट्रोल रहता है और 20% एथेनॉल रहता है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा। इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सीधे सीधी है कि आपको 40 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एथेनॉल। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन आपको आ रहा है 41, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद बनाएगा। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है और जिंक से अभिक्रिया करेगा, तो ये आपको सीधा सीधी बात है कि सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपकी कौन सा हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो Na2CO3 × 10H2O, सीधा सीधी बात है, आप लोगों को याद किए होंगे, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल 100% करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है आगे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें कि आपको बोला गया है कि अम्ल राज्य में सांद्र HNO3 और HCl का अनुपात क्या होता है। नहीं, तो इसमें हम लोगों का सीधा सीधी हो जाएगा कौन सा आंसर, तो 1:3 में मिलाया जाता है दोनों को। तो इसलिए ऑप्शन सीधे सीधे हम लोग चलते हैं ए नंबर ऑप्शन, यानी कि 1 भाग इसका और 3 भाग इसका, तो 1:3 हो जाएगा आपको आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी उत्पाद में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो सीधा बात है कि अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो बनने वाले पदार्थ होते हैं उसको उत्पाद कहते हैं या प्रतिफल कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो भाग लेने वाले होते हैं उसे अभिकारक, और जो बनने वाले नए पदार्थ होते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जो कि 45 नंबर है, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। तो अम्लीय होगा, तो यहाँ पे देखिए सीधे सीधे वही क्वेश्चन आ गया जो हम लोगों का पूछा गया था एक बार और, कि सबसे ज़्यादा अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है। तो यहाँ पे सीधा सीधी बात है कि आपको डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब में जो धातु लगा हुआ है तो धातु के क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, एक आपको सल्फर जो होता है अधातु होता है, तो अधातु के ऑक्साइड जितने भी होते हैं ज़्यादातर आपको अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो यहाँ पर देखना है आपको, लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन क्षार के साथ जाएंगे, बी नंबर याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कितना, तो बी नंबर हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा होगा कि क्षार दिया हुआ है। तो लाल लिटमस पत्र होगा तो आपको क्षार रहेगा तो उसको नीला कर देगा, अगर अम्ल रहता तो उसको लाल कर देता, ओके, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, स्वस्थ शरीर का सामान्य पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि हेल्दी अगर बॉडी रहेगा, आपको हेल्दी बॉडी, तो उसका नॉर्मल पीएच वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे सीधे सीधी बात है कि नॉर्मल पीएच वैल्यू जो होता है बॉडी का 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, तो दिया है निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलय है। तो जल में कौन सा घुलता है, तो सीधे बात है कि आप लोगों को ग्लूकोज देखे होंगे, ग्लूकोज पानी में घुलता है कि नहीं घुलता है, तो घुल जाता है। तो इसलिए ऑप्शन डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी सब जो कार्बनिक पदार्थ हैं वे पानी में नहीं घुलते हैं, ठीक है, वे कार्बनिक यौगिक ही कार्बनिक में घुलता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन सा अम्लगन है। ओके, तो देखिए इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा अमलगम है। तो सोडियम और Hg यानी कि पारा के साथ बना हुआ जो मिश्रण होता है वो आपको अमलगम कहलाता है। इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे,
क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आपको लिखा है निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन के साथ जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर देती है। तो यहाँ टाइटेनियम दिया है, प्लेटिनम दिया है, कॉपर दिया है, एल्युमिनियम दिया है। तो जिंक जो होता है आपको कॉपर से भी ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसलिए यहाँ पे आपको सीधे सीधे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जो कि आपको जिंक को विस्थापित कर देता है। तो जिंक को कौन सा विस्थापित कर सकता है, तो यहाँ पे आपको सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, या आप याद रख लीजिएगा, ऐसे काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, आलू जरा फीके पकाता है। तो जिंक जो है नीचे आता है, तो जिंक तो विस्थापित नहीं कर सकता है, लेकिन कॉपर को जो है विस्थापित कर सकता है, इसलिए ऑप्शन आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती है। तो देखिए, हृदय से आपको शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली क्या कहलाएगी, शिरा कहलाएगी, इसको इंग्लिश में वेन्स बोलते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग याद रखिएगा, हृदय से शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में आपको शिराएँ ले जाती है, और जो उधर से गंदे खून यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून को वापस हृदय के पास लाती है, उसे धमनी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। ठीक है, तो रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, क्योंकि वे पीला द्रव जो होता है प्लाज्मा कहलाता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा। आगे बढ़िएगा और अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे ए रहा, देखिए, किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं, यानी कि कैसे पौधे हैं जिनको पत्ती पर स्टोमाटा नहीं होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से सीधे सीधे एंजियोस्पर्म जो पौधे होते हैं उनके पत्ते पर स्टोमाटा नहीं होते हैं, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा और यहाँ पर दिया है किण्वन की क्रिया पाई जाती है। तो किण्वन की प्रक्रिया जो है किसमें पाई जाती है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि शराब बनाया जाता है, अल्कोहल बनाया जाता है, या शर्करा को सड़ाने की क्षमता जो होता है ईस्ट में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, एंजाइम्स ईस्ट। ओके, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है आपको, तो पूर्ण विकसित अंडाशय आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे फल कहलाता है, क्या कहलाता है, फल कहलाता है, इसलिए ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको आ रहा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, तो C6H12O6 होता है, इसलिए यहाँ पर सीधे सीधी बात है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको 57 आ रहा है, निम्नलिखित में किस पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। निम्नलिखित में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषी इकाई जो होता है उसको हम लोग किस पौधे के किस भाग को कहते हैं, तो क्लोरोफिल को कहते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल में शक्ति होता है कि वह प्रकाश को अवशोषित करेगा और पौधों को देगा, ताकि पौधे जो है अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करेंगे, यानी कि भोजन बनाएंगे, इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़िएगा और यहाँ पे हम लोगों का आ रहा है ऑप्शन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है 58, अंडो उत्सर्ग का क्या कारण है, यानी कि द कॉज ऑफ ओवुलेशन इज, स्त्रियों में या मादा में अंडा उत्पन्न होने का क्या कारण है, तो उनके बॉडी में ऐसा क्या पाया जाता है जिसके चलते जो है अंडा उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन सीधे सीधी हो जाएगा कौन सा, तो LH। ओके, LH हार्मोन के चलते जो है अंडा उत्पन्न होता है। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है, तो इसमें आपको बता देना है कि निम्नलिखित में से जीवों में से किसमें अलैंगिक जनन जो होता है द्विखंडन द्वारा नहीं होता है। नहीं,
तो यहाँ पे आपका सीधे सीधे ऑप्शन हो जाएगा ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है, इसलिए हम लोगों का आंसर हो जाएगा कौन सा, तो सीधे सीधे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा ईस्ट। आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण है ना, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और ऑक्सीजन छोड़ा जाता है, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे संतुलन बना रहता है। भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका अधिक होती है नहीं, तो इसमें भोजन के पाचन में देखिए पित्त रस, अग्नाशय रस, आंत रस, इनमें से सभी दिया हुआ है। तो यहाँ पे सीधे सीधी बात है कि यहाँ पे हम लोगों का सभी जो है ज़रूरत पड़ने पर सब ज़रूरत पड़ता है सबका भोजन को पचाने में, इसलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दे रहा, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो है आपको कहाँ पाया जाता है ये बता देना है। तो सीधे सीधी बात है कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो होता है आपको कहाँ पाया जाता है, अग्नाशय में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है। तो देखिए नाम है छोटी आंत लेकिन होता है सबसे बड़ा, ओके, इसलिए सबसे लंबा भाग होता है कौन सा, छोटी आंत होता है, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ कहाँ से होती है। तो मनुष्य में पाचन की क्रिया जो होती है आपको सीधा सीधी मैं बता दूं कि यहाँ आपको मुख गुहा यानी कि मुंह में जैसे ही भोजन डालते हैं तो वहाँ लार मिलना शुरू होता है, जिससे कि आपको बी से ही ऑप्शन आपको बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि बी नंबर ऑप्शन यानी कि मुख गुहा से ही मनुष्य में भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा 65, निम्नलिखित में कौन सा वसा के पाचन में सहायक होता है नहीं। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या पूछा है आपको कि वसा के पाचन में कौन सा सहायक होता है, वसा पचाने में, ओके, तो वसा पचाने में कौन सा सहायक होता है, तो सीधे सीधी बात है यहाँ पे आपको कि लाइपेज नाम का जो पाया जाता है, लाइपेज नहीं रस, ये आपको क्या करता है, वसा के पाचन में मदद करता है, इसलिए आंसर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर अब मेरा 66 आ गया है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया जो है कहाँ संपन्न होती है, तो सीधे सीधी बात है कि आपको कोशिका द्रव में संपन्न होती है, इसलिए ऑप्शन आपका बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे साइटोप्लाज्म लगा दीजिएगा या आपको क्या लगा देना है, साइटोप्लाज्म, बी नंबर यानी कि कोशिका द्रव्य में आपको यहाँ पे प्रक्रिया संपन्न होती है, जो कि आपको दे रखा है बी ऑप्शन में कोशिका द्रव्य। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ओजोन परत है नहीं, तो यहाँ पे देखिएगा ओजोन परत क्या है, तो ओजोन परत आपके लिए हानिकारक, उच्च ताप पर लाभदायी और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सीधे सीधी बात है कि हम लोगों को लिए लाभदायी है, इसलिए ऑप्शन हमारा सी नंबर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए लाभदायी होता है ओजोन, हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है। उसके बाद है आपको अगला क्वेश्चन जो कि आपके यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है। तो फूल में पुंकेसर होता है, ओके, और स्त्री केसर आपको मादा में होता है, याद रखिएगा। यहाँ देखिएगा, अब पौधों में श्वसन के क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो पौधों में आपको मैं बता दूं कि जब आपको श्वसन के अंतर्क्रिया के अंतर्गत एटीपी में आपको कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो देखिए इथाइल अल्कोहल या आपको लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल जो है वो आपको अवायवीय श्वसन से बनता है, इसलिए ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए,
71 नंबर, रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? तो रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों में, तो लाल रक्त कोशिकाएं जो है भाग लेती है, जिसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को बांधने का क्षमता रखता है। इसलिए ऑप्शन आपका ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पादप अपशिष्ट जमा करते हैं, जमा होते हैं पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्ताओं में, सभी में। तो यहाँ पे सीधे सीधे ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, जो कि सभी में हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? तो देखिए, मनुष्य की आहार नाल के कौन सा भाग जो है किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? तो मुंह, ग्रास नली, और दे रखा है आपको सी ऑप्शन में आमाशय, और इनमें से कोई नहीं। तो मुंह में से तो लार निकलता है, सीधा सी बात है। ठीक है, बी नंबर में ग्रास नली है और सी में आपको आमाशय है। तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें ग्रास नली आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, कि ग्रास नली जो होता है पाइप के जैसा होता है, उसमें कोई भी एंजाइम्स जो होता है सेक्रेट नहीं होता है, यानी कि स्रावित नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? तो देखिए, मूत्र की सांद्रता जो है किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ होम, किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है मूत्र की सांद्रता? तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा बी, ADH। इसलिए ADH जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको। उसके बाद यहाँ से कौन सा हार्मोन पौधे के वृद्धि से संबंधित नहीं है? नहीं, तो यहाँ पे हम लोगों का एबिसेसिक अम्ल जो होता है वृद्धि को रोकता है, इसलिए बाकी ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन जो है वृद्धि में सहायक थोड़ा थोड़ा होते हैं, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। एबिसेसिक अम्ल जो होता है वृद्धि को रोकता है, यानी कि वृद्धि से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो देखिए, यहाँ पे दे रखा आपको ऑप्शन ए में पाचन तंत्र, बी में श्वसन तंत्र, और उत्सर्जन तंत्र, परिवहन तंत्र। तो मानव हृदय जो होता है आपको परिवहन तंत्र का भाग होता है, क्योंकि खून को एक जगह से दूसरे पूरे शरीर में भेजता है और पूरे शरीर से वापस लाता है। इसलिए सीधे सीधे आपको यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा, परिवहन तंत्र। इसलिए यहाँ पे डी लगा दीजिएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम का भाग है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आनुवांशिकी विज्ञान कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन सीधे सीधे आपको बी नंबर सही हो जाएगा, आनुवांशिकी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस से गैस को ग्रहण किया जाता है? तो श्वसन क्रिया में किस गैस को ग्रहण यानी कि लिया जाता है? तो OT हो जाएगा श्वसन। आप लोग सांस लेते हैं तो कौन सा गैस लेते हैं? या डॉक्टर के पास जाते होंगे, देखते होंगे ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा हुआ रहता है, तो यहाँ पे O2 आपका हो जाएगा। अब हम लोगों को ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का सूत्र मैंने अभी जस्ट उसके ऊपर में बहुत सारा क्वेश्चन आया था इसका, कि C6H12 और O6 होता है। तो कार्बन कितने हैं? 6 है। तो इसलिए ऑप्शन बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दे रहा है क्वेश्चन नंबर 80। मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। तो मस्तिष्क में आपको अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो होता है आपको मेडुला में होता है, जो कि वहाँ से आपको सब क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, मैंने 80 का 80 क्वेश्चन आपको बताया, और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को किन्हीं 2 गुणों को लिखें, ये आपका इसमें से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ सभी क्वेश्चन, और यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। ओके, देख लीजिए सभी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहे। जीव विज्ञान सभी से मैंने दिया है यहाँ पे। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि पूरा आपको 110 क्वेश्चन आएंगे, सभी क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिखाया, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में हो सकता है कि आएंगे। तो हो सकता है कि यही क्वेश्चन भी, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक बार क्या कीजिए, पूरा क्वेश्चन को याद कर लीजिए
और परीक्षा हॉल में जाने से पहले मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अगर याद हो जाएगा तो निश्चित रूप से आप 100% ठीक है अच्छा नंबर ला सकते हैं, जिसमें कि आपको यहाँ 40 अगर मिल जाएंगे सेम टू सेम तो 40 के 40 100% करेक्ट है। और लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को याद कर लीजिए, बिल्कुल आपका 80 में आपको 80 तो निश्चित रूप से ही आ जाएंगे। तो इसलिए आप लोग याद करके जाइएगा, बिल्कुल आपको निर्भीक हो रहिएगा और कोई डाउट नहीं आएगा आपको आई थिंक। और एग्ज़ाम दीजिए। गुड बाय, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि वीडियो अच्छा था कि नहीं था। ओके, अच्छा लगा कि नहीं लगा अभी बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और लेकर आते हैं दूसरे सब्जेक्ट के लिए। तब तक आप लोग इसको तैयार कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।